3 लाख कश्मीरी बड़े मारे गए इस बुरी हालत में। आप लिखना भी नहीं चाहते उनके बारे में। अब वो न जिन्ना रहे न बेचारे उनका कोर्ट रहा, तो पर कश्मीर का सत्यानाश तो हो ही गया। बहुत बड़ा 3 लाख कश्मीरी, 1 लाख 2 लाख तो निकल गए, कुछ तो मारे गए, कुछ रह गए वहां पर। उन 3% तो कुल हिंदू थे। कल्प वृक्षे भक्ते रक्षे नमोस्तुते गजाननम गजानन। जयतु भारतम। एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं साहित्यकार, एक महान शख्सियत मैडम चंद्रकांता। तो अभी-अभी हाल ही में हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला ने इनको आजीवन सूरदास साहित्य साधना सम्मान से सम्मानित किया है। तो मैं आपकी ओर से और अपनी ओर से चंद्रकांता जी को बधाई देता हूँ और उनका कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सबको नमस्कार, आपको भी। सबसे पहले मैं साहित्य अकादमी हरियाणा का बहुत-बहुत आभार मानती हूँ कि उन्होंने मुझे इस सम्मान से नवाजा। ऐसे पहले भी उन्होंने मुझे कई सम्मान दिए हैं। उनका बहुत-बहुत आभार। आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया, आपका धन्यवाद। और हम शुरुआत करेंगे किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे बड़ी जी, बात होती है उसकी परिवार की और समाज की पृष्ठभूमि, क्योंकि पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि व्यक्तित्व का निर्माण करती है। परिवार का और समाज का पूरा सहयोग होता है किसी भी व्यक्ति को सफल या असफल बनाने में। तो जी। हम जानना चाहेंगे कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही और आपकी युवावस्था के समय जैसा आपने अनुभव किया, उस समय समाज की परिस्थितियाँ क्या थी? मेरा जन्म श्रीनगर कश्मीर में हुआ है और पिताजी मेरे प्रोफेसर थे, अंग्रेजी के विद्वान, अंग्रेजी और मैथ्स के। पर वो संस्कृत और फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। जम्मू कश्मीर में उनका काफ़ी बड़ा नाम है, प्रोफेसर आर.सी. पंडित, रामचंद्र पंडित नाम से पंडित। तो हमारा जो परिवेश था, मैं आपको बताऊँ, जो हमारा घर था, वहाँ एक तरफ तो गणेश का मंदिर था, श्री गणेश जी का, बहुत बड़ा जी, मंदिर, बहुत पुराना मंदिर। सुबह-सुबह उठ के ही फिर हमारे कानों में पहले वो आवाज़ गूंजती थी। वहाँ वहाँ के एक जो पुरोहित जी थे, नंदलाल जी, बहुत सुरीली आवाज़ में भजन गाते थे। हमारी आँखें खुलती थी भजनों से सुनकर। तो बड़ा अजीब-सा, आप कहेंगे ये माहौल थोड़ा-सा डिफरेंट लगेगा आपको। एक तरफ से उनकी बड़ी मधुर आवाज़ में कल्पवृक्षे भक्ते रक्षे नमोस्तुते गजाननम गजानन का, और दूसरी तरफ से ये जो मस्जिद की अज़ान दूसरी साइड में, एक साथ नहीं, थोड़ा डिफरेंस करके। और लगता था, हम मुझे बचपन में लगता था ये दोनों तो एक जैसी लगती हैं, इसमें क्या फ़र्क है? ये बड़ा अजीब-सा लगा, हालाँकि बहुत फ़र्क होता है, पर कश्मीर में ये फ़र्क नहीं दिखा मुझे। बाहर में कई प्रदेशों में रही, वहाँ मुझे लगा ये फ़र्क। अच्छा, ये तो था। और पिताजी का ये था कि वो घर में उनका एक अनुशासन था, ज़ाहिर है। पर वो बहुत ये जो बंदे ख़्यालों के नहीं थे। वो हमेशा स्त्री शिक्षा के तो बहुत बड़े हिमायती थे वो, और घर में हमें बहुत ज़्यादा बंधन नहीं थे। नहीं तो जब हमारा बचपन था, उस वक़्त स्त्री लड़की और लड़के में थोड़ा फ़र्क माना जाता था, पर हमारे घर में ऐसा नहीं था। एक बहुत बड़ी बात ये है। दूसरी बात है कि हमें माहौल अच्छा मिला। ये भेदभाव वो सब, ये सब नहीं हुआ। क्योंकि थोड़ा-सा पिताजी विद्वान थे, तो उस हिसाब से उन्होंने हमें उसी तरह से बड़ा कर दिया। और एक बात और है, जन्मस्थान वो सब तो है। माँ माँ मेरी, ये भी एक दुखद स्थिति हुई कि माँ मेरी बहुत छोटी उम्र में गुज़र गई। वो मात्र 30 साल की थी और मैं 7 या 8 साल की थी। बचपन मेरा, ऐसे आप कहते हैं ना, जब खुले माहौल में रहने के कारण मैं थोड़ा-सा, कुछ तो स्वभाव भी होता है। आपने कहा ना माहौल, माहौल तो ज़रूर होता है, पर कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं आपकी। जैसे मैं बचपन से बहुत अलग, बहन-भाइयों से अलग थी। वो जैसे लड़कियां बचपन में कुछ काम करती हैं, भाई सिलाई करो, कढ़ाई करो, ये करो, ये करो, वो सीखो। मेरा मन ही नहीं लग रहा था उसमें। और एक बड़ा कारण ये है कि मेरी माँ की बीमारी की वजह से उन दिनों क्षय रोग का इलाज नहीं था। तो हम, वैसे तो हम श्रीनगर में थे, पर उस कारण हमें पहाड़ों पर जाना पड़ा, जहाँ कहते थे स्वच्छ हवा है, इसे वो ठीक हो जाएंगी। तो हम धुर जी, जी। गांव में, एक गांधर के ऊपर, बहुत ऊपर, बिल्कुल आप कहेंगे पहाड़ी के ऊपर, एक छोटा सा गांव है। उसका नाम है, कश्मीरी में उसको हुरपश बोलते हैं, उसका नाम है भूर्ज पक्ष। किसी ज़माने में शायद वहाँ भूर्ज पक्ष के वृक्ष रहा करते होंगे। तो वहाँ पर एक बहुत ऊँचाई पर, बिल्कुल चीड़ों के जंगल के साए में, एक छोटा-सा बंगला था। तो वहाँ उनको लग रहा था ये स्वच्छ हवा आएगी, ये ठीक हो जाएँगे। वहाँ पर मैं क्या, मेरा मन बड़ा रमा वहाँ पर। बचपन से मुझे प्रकृति से में बहुत लगाव था मुझे। और मैं पेड़ ऊपर चढ़ रही थी, बिल्कुल जैसे लड़कों की आदतें होती है ना, पेड़ ऊपर चढ़ना, वो सब करना। तो शायद घर वाले कहते थे ये बिल्कुल उल्टी लड़की, इसका क्या होगा। माँ मेरी बेचारी बीमार थी, पर बिस्तरे पर रहती थी वो।
तो मेरा क्या था, 2 बातें मैं बताऊँगी। एक तो बहुत जिज्ञासु थी मैं बचपन में। हर चीज़ मुझे जानना चाहिए। अब पक्षी क्या बोलते हैं, आप तो जानते हैं वो बहुत सुंदर-सुंदर पक्षी होते हैं, पोस्टमूल होता है, घुग्गी काफ़ी, एक कोयल है तो उसको घुग्गी बोलते हैं हम। अब हमारे घर में एक सेवक था, मोहम्मद नाम था। मैं उसके कान के कीड़े मार देती थी, मुझे पता वो क्या बोलती है। वो कहता है क्या बोलेगी? मैं कहती वो रोती है, मैंने क्यों रोएगी? अब बच्ची 7 साल की, उस वक़्त, आजकल तो 7-8 साल का बच्चा भी बहुत कुछ जानता है, पर हम बहुत, हमारा बचपन बड़ा अबोध था। तो मैं क्या बोलते, वो कहती पीटती, मैंने कहा क्यों पीटेगी? उसने क्या किया? कहते अब देखो, उस ज़माने, बहुत पुराने ज़माने में चरखा कातते थे शायद। तो वो कहते देखो वो माँ चरखा कातती थी, वो उसकी पूनियाँ होती है ना, वो उठा के गंदा कर देती है। अब बताओ पिटेगी नहीं? तो मैं हैरान, और फिर भाई भी पीटते, मैंने भाई क्यों पीटेगा? अरे ऐसे उल्टे काम करेगी लड़की तो पिटेगी ना। तो देखिए कहानी मुझे बताते थे कि लड़की को पिटना है अगर वो गलत काम करेगी, अनुशासन में नहीं रहेगी। और दूसरी प्रकृति थी, देखिए हर व्यक्ति, बच्चा तो संवेदनशील होता ही है, बचपन ऐसा होता है। मुझे लगता था शायद मैं ज़्यादा संवेदनशील थी। माँ के बारे में मैं जानती थी वो बिस्तर पर है, जब तक बिस्तर पर है तो वो हमारी माँ है, वो है। तो मैं जाती थी, जब उसके लिए सुना था देखो चीड़ों की हवा बड़ी संजीवनी होती है, तो मैं जाती थी, मेरी एक सहेली बन गई थी वहाँ, जो उम्र में मुझसे कम से कम चौगुनी बड़ी थी। वो जाती थी जंगल, वो कोई भुट्टे-वुट्टे तोड़ने जाती थी, मुझे साथ लेके जाती थी। अब शहर की लड़की है, वो भुट्टे तोड़ेगी तो उसको मना करें, मेरे, अरे शहर की लड़की को पता नहीं है। उस वजह से मुझे भुट्टों में तो इंटरेस्ट नहीं था। मैं चीड़ों की, जंगल, जो चीड़ों की टहनियाँ आप जानते हैं ना, वो नीचे गिरती हैं कभी-कभी, मैं उनको समेट लेती थी और घर आ जाती थी। घर आकर मैं जी, माँ के सिरहाने वो चीड़ों की टहनियाँ सजा देती थी। अब घर वालों से तो मुझे बात सुननी पड़ती थी, क्या करती है? गंदा कर रही है, कूड़ा उठा के ले आती है। पर मुझे लगता था ये चीड़ों की टहनियाँ, आपने कहा है इससे तो संजीवनी, माँ अच्छी हो जाएगी। देखिए बाल मन कैसा होता, मैं कहती मेरी माँ अच्छी होगी मगर चीड़ों की टहनियाँ उसके सिरहाने रख दूँगी। और दूसरी बात भी, बचपन की बातें कह रही हूँ। दूसरी बात भी, तो उसकी भूख मर गई। जी, जी। तो पिताजी कहते थे इस कुछ भी कहीं से भी ला दे, वो कहते मेरे गले में रेत भर गई, मैं नहीं खा सकती। तो एक बार ऐसे ही, ये बात शायद मेरे ज़हन में थी, तो एक बार अपनी वही सहेली के यहाँ गई तो वो अखरोट दिया उसने मुझे, कच्चे अखरोट, वो बहुत मीठे भी होते जी, हैं। तो एक अखरोट मैंने खाया तो आधा खाया, मुझे बड़ा मीठा लगा। तो पता नहीं मन में क्या था, मैं जल्दी-जल्दी आधा अपने फ्रॉक के घेरे में बाँध कर भागी घर की तरफ। तो घर सीधे माँ के पास गई, उसको कहा मुँह खोलो। अब वो बेचारी वैसे दुखी थी, बीमार थी। मत तंग कर, तंग मत कर। मैं कहती नहीं मुँह खोलो, बच्चों की ज़िद होती है जैसे। खैर मजबूरी में उसने मुँह तो खोल दिया। तो मैंने उसको छोटी-सी वो जो अधखाई, आप कह सकते आधिकाई, शबरी की बेर समझिए, तो मैंने उसके मुँह में डाल दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो उसके चेहरे पर बहुत दिनों के बाद हल्की-सी मुस्कुराहट आई, और वो मुझे कलंदर बोलती थी, बोलती मस्त लड़की है, पता नहीं इसका क्या होगा। जो भी है। तो मैंने कहा मुँह खोलो, खोल दिया। तो मुस्कुरा बोली, "बड़े मीठे हैं, कहाँ से लाई?" ये शब्द मुझे आज भी याद है, भूल ही नहीं पाती मैं। "बड़े मीठे हैं, कहाँ से लाई?" बस इतना, और मैं बड़ तन गई, मैंने कहा हाँ, तुमने मना किया था ना, तुम मुँह नहीं खोलती थी, अब मँगा दो, कहीं से नहीं मिलेगा ऐसा। और सच हुआ भी ऐसा ही। असल में पता नहीं क्या था, मैं नहीं जानती, मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की विश्वासी भी नहीं हूँ। पर पिताजी ने इतनी कोशिश, दुनिया भर की चीज़ें, वो पोज़ीशन भी थी पिताजी की, अच्छे काफ़ी काम करने वाले भी थे। एक बार उसने कहा नहीं वैसा नहीं है ये। अब बताइए अखरोट तो अखरोट है, मैंने उसमें कोई मीठा तो नहीं डाला था। तो मुझे ये याद है कि वो वैसा नहीं है। खैर, ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक तो जिज्ञासु प्रवृत्ति, एक दूसरा खिलंदड़ा बचपन, तीसरा थोड़ी-सी हठ भी थी। मुझे लगता था जो मैं कहूँ वो ठीक कर रही हूँ। अब बड़े जो बोलते हैं वो बोलते हैं, क्योंकि तब तक समझ नहीं होती आदमी की। बट एनीवे जो भी था, तो माँ जब गुज़र गई तो मुझे लगा कि मेरा बचपन जैसे ठहर गया। अब देखिए जब माँ गुज़रती है तो रोते हैं, सभी लोग रोते हैं। आप विश्वास करेंगी मैं रो नहीं पाई। मैं स्तब्ध हो गई। अजीब से सब, मुझे लगा अरे ये क्या हुआ? ऐसी भी नहीं थी कि समझ नहीं थी मुझे, तो रोना बिल्कुल नहीं आया। मुझे लग रहा जब आप बात करते हैं ना, ये सब माहौल की बात आप कहते हैं, कैसे प्रभाव कैसे आता है, कैसे लेख की प्रवृत्तियाँ हमें उपजती हैं। तो मुझे लगा वो जो अंदर रुदन था वो मेरे अंदर जम सा गया था। और कई साल बाद जब मुझे थोड़ी लिखने पढ़ने की समझ आ गई, तब मैंने 2-3 अनगढ़ सी पंक्तियाँ लिखी। और आप विश्वास कीजिए, कमरा, लड़कियों का कमरा अलग था, वो बंद करके मैं इतना ज़ोर से रोई, मुझे लगता था कि मेरी आवाज़ ना कोई सुने।
पर अंदर जो गुबार था वो निकला बाहर। आज भी मैं समझती हूँ अगर आप लेखन करते हैं, अगर वो जन्म लेखन है, वो पहले आपके अंदर होता है। बाकी तो परिवार का माहौल अच्छा था, पिताजी समाज सुधारक थे, काफ़ी बातें वो कहते थे कि हमें सुधार बोलना नहीं होता, घर से शुरुआत करनी है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने अपने घर से शुरुआत की। जैसे उन दिनों हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तो नहीं था दहेज प्रथा, पर थोड़ा बहुत था। तो उन्होंने कहा नहीं, न दहेज लूँगा न दूंगा, न बेटी। उस ज़माने में मेरे, आपको पता होना चाहिए, 14 साल की उम्र में मेरी शादी हुई है। उस वक़्त लड़कियों को शौक होता है ना ज़रा गहने-वहने पहने, वो पूछते भी थे तुम्हें क्या चाहिए? तो मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी है, उनकी भी शादी थी, मेरी भी। तो मैंने कहा अगर आप उन्हें 5 तोले देंगे, मुझे 3 ही दीजिए सोना। सोना को बहुत तोला-वोला कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा देते थे उस ज़माने में। समाज जैसे हमारी, मैंने कहा ना, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है तो हम आस-पास भी देखते हैं क्या हो रहा है। अब मैंने मंदिर की बात कही तो वहाँ पर एक बीमार स्त्री आती थी, बहुत बीमार थी बेचारी। तो मंदिर वाले उसको बाहर निकाल देते, कब वो आती थी भी निकाल देते थे बाहर। तो हमें लगता था ये क्यों बेचारी ऐसे क्यों निकालते, बहुत ही गरीब सी और बीमार सी स्त्री। तो पिताजी इन बातों को देखते थे थोड़ा, समाज सेवा करते थे एक तरह से। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की उनको घर भेजाने की। तो वहाँ उसके पति ने कहा कि मैं इसका क्या करूँ, ये बीमार है, मैं अपना रांधूं पकाऊं या इसकी सेवा करूं। उसको ये भी मलाल था कि उसका बेटा नहीं हुआ था। उसने कहा बेटी को तो मैंने कैसे निपटा दिया शब्द, तो इसका क्या करूं मैं। तो मुझे ये लगा, घर में तो हमारी बड़ी इज्जत थी लड़कियों, देवी, मुझे तो देवी देवी करके पुकारते थे सभी। मेरी बहन मोहिनी, नाम उनका, मोहिनी देवी, मेरे कांता देवी, मैं कौन सी कांता है नहीं। तो देवियां कहकर पुकारते हैं, पर ये हालत है स्त्री की। तो ये मन में ऐसा था, प्रश्न करती थी तो बोलते थे नहीं नहीं, ऐसे सवाल लड़कियों को नहीं करने चाहिए, ये होता है होता है। तो ये होता है नहीं मान पाती थी मैं, अंदर से बोल नहीं पाती थी, क्योंकि बोलने से लगता था ये बहुत ज्यादा बातें करती है, ऐसा नहीं करना। कई उदाहरण थे, पड़ोस में एक और स्त्री, मुझे लगा बड़ी दुर्दशा थी स्त्री की। घरों में शायद मध्य वर्ग में थोड़ा बहुत था, पर ज्यादातर मुझे लगा नहीं। अपमान, अनादर, जो भी बीमार होती तो कोई पूछता नहीं। अंत में वो बेचारी रोगिणी, पिताजी ने उनका इंतजाम किया, थोड़ा वही मंदिर के एक कोठरी में उस बेचारी को रख दिया, थोड़ा खाना वाना देते थे। अंत में वो वहीं बेचारी गुजर गई। तो ये बहुत तकलीफ दे बातें जो बाल मन पर असर करती हैं। तो मुझे इसका बहुत तकलीफ थी, और मुझे तकलीफ थी मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता। वो पड़ोस में जो स्त्री थी एक, वो कहीं से लाई थी उन्होंने, 2 वो थे, खैर उसमें जाऊंगी मैं नहीं। तो वो भी अंत में मर गई। वो बहुत दुखते थे, बहुत पीटते थे। हालांकि उसका एक बच्चा भी था, बड़ा सुंदर सा बच्चा था, पड़ोस में थी हमारे। अंत में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी लाश भी हमने देखी, क्योंकि हम नदी किनारे रहते थे। तो उसने शायद नदी में डूब कर आत्महत्या की होगी। तो उसकी जो पौड़ियाँ होती हैं उस पर उसकी लाश गिरी थी। तो मैं ये कहती हूँ, ये चीज़ें ना बहुत मन में अवसाद जमाती, वो जमता है। बचपन में पता नहीं चलता, कहते चलो ये तो होता ही होगा। पर ये मुझे लगा समाज में, बृहत्तर समाज में शायद, देखिए जागरूकता तो बाद में आ गई थोड़ी। आप ये कहते हैं, अब मेरा बचपन आप देखिए, उस हिसाब से देखिए। आज़ादी के बाद जब हुआ ना, कश्मीर में भी परिवर्तन हुआ। वैसे ये जो पार्टीशन वार्टीशन की बात तो आप जानते हैं, कश्मीर में पार्टीशन का प्रभाव नहीं पड़ा उस वक्त तुरंत, क्योंकि वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों रहते थे, ठीक ठीक से रहते थे, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि हमें एक ऐसी संस्कृति मिली थी जो एक, आप उसको सामलाती बोलेंगे, आपको समन्वयवादी, उसमें हिंदुइज्म भी था और उसमें इस्लाम भी था और उसमें बुद्धिज्म भी था। शैविज्म, हम लोग वैसे कश्मीर में शैविट्स रहते थे, शैव मत के बड़े अनुयायी थे हमारे कश्मीर में। तो हमारे खून में ऐसा था कि हिंदू मुसलमान ठीक है, जो भी है वो रहेंगे, इकट्ठे रहना ही था, क्योंकि 3% तो कुल हिंदू थे, उनको रहना ही था। जी जी। वैसे ठीक था, रिश्ते नाते ठीक ही थे तब तक। बाद में फिर 1947 के बाद ही 48 में हुआ वहाँ कबायली आक्रमण, उसने बड़ी तकलीफ पहुंचाई। उसमें कबायली बाहर से आए थे, पाकिस्तानियों ने वो किया था, तो उसमें काफ़ी मारे गए हिंदू। पर उस वक्त भी कुछ मुसलमान भाई थे जिन्होंने हिंदुओं को बचाया। तो वहाँ भी थोड़ा बहुत था, पर ज़्यादातर वहीं से अनरेस्ट हमने देखा। हमने बचपन में वो देखा क्या होता है, कैसे मारकाट होती है, सुना ज़्यादा उसके बारे में। तो जी समाज तो कहीं आगे बढ़ता ही यार। जी जी। तो समाज का और पारिवारिक पृष्ठभूमि का आपके व्यक्तित्व के ऊपर क्या प्रभाव आप मानती हैं? मैं तो सबसे पहले प्रभाव यही हुआ कि मैंने जो जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला, मैंने प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ कहना चाहा।
मैं प्रतिरोध करने लगी। और मेरी पहले पहले जो कहानियां मैंने लिखी उसमें यही समाज का द्वंद है। उसमें परिवर्तन जब होता है ना, जैसे बड़े बुजुर्ग उनको लगता है वो ये बहू बेटियां बाहर ने, वो अकेलापन महसूस करने लगी। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं था अकेलापन, पर थोड़ा सा शुरुआत हो गई थी, क्योंकि अब वो बहुएं तो घरों में नहीं रहेंगी 24 घंटे, तो वो तनाव था थोड़ा। और वैसे भी बाकी रिश्तों में भी, पारिवारिक रिश्तों में भी बहुत अंतर आने लगा था। तो कहानी लेखन का भी जिक्र आपने किया, तो आप ये बताइए कि कहीं न कहीं कुछ जैसे अभी कुछ घटनाओं का आप ज़िक्र कर रही थी, कौन-सी ऐसी घटना आपके जीवन में घटी कि जिसने जीवन की दिशा बदल दी और चंद्रकांता जी लेखन में आ गई? लेखन में तो माँ की मृत्यु की से ही आ गई। जब मैंने कहा ना, उस वक़्त नहीं, जब मैंने बोला 4-5 साल के बाद, जब अंदर से फूटा वो रुदन, उस वक़्त मैंने 4 लाइनें लिखी। वो बोलूँगा आप कहेंगे अटपटी हैं, और वही उसी शब्दों में बोलूँगी, उसका सुधार नहीं करूँगी, क्योंकि तब मेरी भाषा इतनी सुधरी हुई नहीं थी। वो ऐसा है कि जैसे मुझे आज बड़ा अजीब-सा लगता है, पर थी वो वक़्त ऐसे, भर आता जब ये मानव मन की क्या पहचान थी तब। तब मिटते घाव सजग होकर कुछ पीड़ा सी देते मन को, पलकें भीगी सी होकर दिखलाती अपना पागलपन। भरा था जब ये मान, तो भर आना मतलब अंदर का जो उबार था वो बाहर है। मैं तो ये कहती कि क्रौच पक्षी की चीत्कार मैंने अपने भीतर सुनी, वहीं से माना जाना चाहिए कि जब शब्द बाहर आए। बाद में तो काफी समय होगा, बीच में शादी हुई वगैरह, बच्चे, तो काफी देर बाद फिर मैंने 1967 में 1967 में मैंने लेखन शुरू किया, जब मैं हैदराबाद में थी। अजीब सी बात है, मैं जहाँ भी रही, हिंदी तर प्रदेशों में रही। हैदराबाद में मेरे पति की नौकरी थी, 13 साल में रही वहाँ। भुवनेश्वर में 6 साल रही मैं। दिल्ली में तो खैर वो सब भाषाएं हैं, दिल्ली में रही बीच में, और राजस्थान में ज़रूर मैं रही। वहीं से मैंने आगे की पढ़ाई, बीए तक तो, बीएड तक तो मैंने कश्मीर में किया था। उसके बाद मेरे पति, क्योंकि सर्विस नहीं मिली वहाँ उनको, वो मेरे पति फार्मेसी में डॉक्टरेट हैं, उन्होंने जर्मनी से डॉक्टरेट किया है, तो उनके लिए नौकरी नहीं थी वहाँ। तो हम पहले पिलानी गए, पिलानी में वो स्टाफ में थे, और वहीं मैंने एमए वगैरह किया था। वहीं मैंने 2 साल नौकरी भी की। फिर वहाँ से मेरे पति को लगा कि वो युवा थे, उसको लगा कुछ करना चाहिए रिसर्च टाइप का काम, तो वो आईडीपीएल में हैदराबाद आए, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स में। तो वहाँ हम 13 साल गए। वहाँ मैंने नौकरी नहीं की, नौकरी मिली थी मुझे वहाँ पर हैदराबाद में, पर हम सिकंदराबाद में रहते थे। और बच्चे, बेटा था 1 साल का था, बेटी भी 2, मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी और बेटा। तो मुझे लगा इनको मैं अब यहाँ मुश्किल होगा मेरा, तो मैंने वहीं से स्वतंत्र लेखन शुरू किया। ऐसा नहीं कि लेखन छुटपुट लिखती थी, कभी कविताएं तो बहुत लिखती थी मैं। कहानी वही रोगिणी, पता नहीं, मैं आज भी सोचती वो कहाँ गई, मैंने लिखी थी, वो मिलती नहीं है मुझे, तो उसको मैं कहानी कैसे मानूं। तो मैंने कहानियों का बीच में अध्ययन बहुत किया मैंने, जाहिर है, तो एमए वगैरह भी किया था उसके बाद भी। तो पहली कहानी मेरी, मुझे याद है, खून के रेशे नाम से, वो कल्पना पत्रिका में छपी। आप आश्चर्य करेंगे, कल्पना बहुत बड़ी पत्रिका मानी जाती थी उस वक्त, साहित्यिक पत्रिका, और 4-4 जी, संपादक थे और दिग्गज बैठे हुए थे। मैं हैरान कि मैं तो उसको पहली कहानी कहूंगी, क्योंकि लिखित तो था नहीं मेरे पास कहानी कोई। जी। तो उससे मुझे बड़ा बल मिला। उसके बाद लगातार मैं लिखने लगी, मतलब लिखने भी लगी और छपने भी लगी। अमृत राय इलाहाबाद में थे, उन्होंने भी मेरी काफी कहानी, कभी कोई वापस नहीं आई मेरी कहानी। और ज्ञानोदय उस वक्त कलकत्ता में था, और वहां से भी मेरी कहानी छपी। पहले संबंधों की बातें थी, संबंधों का विघटन धीरे धीरे कैसे होता है, इस तरह से मैंने शुरू किया। पारिवारिक पहले स्थितियां, पति पत्नी के बीच की स्थितियां, या स्त्री पुरुष के संबंधों की, पहले ऐसी चीजों को मैंने लिया। अब आप लगभग पूरे भारतवर्ष में घूमी, कहेंगे क्या कहेंगी भारत के लिए? कितना विविध वर्णीय देश है हमारा, भाषाएं कितनी हैं। तो हैदराबाद में तेलुगु, मेरे बच्चे तेलुगु भी जानते हैं, और उड़िया, उधर उड़ीसा में उड़िया भाषा, मैं तो थोड़ा बहुत तो जानती सीखती थी, मैं बहुत ज्यादा नहीं सीखा मैंने। तेलुगु में समझती हूँ, बोल नहीं पाती। उड़िया भी अच्छी तरह से समझती हूँ, और उड़ीसा में भी 5-6 साल हम रहे थे। तो बाकी राजस्थान में तो खैर वो तो हिंदी ही लगभग, उसमें उसमें ज्यादा अंतर तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि हमारा देश अलग अलग प्रांत, अलग अलग लोक संस्कृतियां अलग हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति तो एक ही है, मगर उसके अलग अलग अनुषंग लगे मुझे। जैसे कोई बड़ा दिन है, मान लीजिए हम दिवाली कोई मनाता है, कोई मकर संक्रांति मनाते हैं, वो तेलुगु में वो बोम्मल कलु बोलते हैं उसको, गुड़ियाएं सजाते हैं भगवानों के साथ। हमारे यहाँ गुड़ियाएं नहीं सजाते, हमारे यहाँ पूजा पाठ करते, प्रसाद बनाते, वो बनाते, रोट वोट बनाते। तो थोड़े से अंतर हैं, पर
आस्था तो सभी में है, सभी जगह है। उड़ीसा के भी अलग रंग है, वहाँ भी बहुत, उड़ीसा कथा कहानियों का देश है। जगन्नाथ जी है वहाँ, पुरी है वहाँ, उनकी कहानियाँ। मैंने उस पर भी एक उपन्यास लिखा अपने अपने कोणार्क नाम से। कोणार्क को मैंने एक सिंबल के नाम से लिया है, पर बेसिकली वो प्रेम कथा है। पर कोणार्क जो मंदिर नहीं है, कोणार्क ऊर्जा का मंदिर है, वो सूर्य मंदिर है, वहाँ प्रेम का मंदिर है। देखिए कश्मीर में एक प्रथा, हमारे यहाँ जब बेटी को ब्याहते हैं 7 पुश्तें देखते हैं, इतना बहुत मानते हैं कि होना नहीं चाहिए। करीबी रिश्तेदारों में शादी नहीं करते हमारे, मुसलमान तो करते हैं, हिंदू नहीं करते। तो वहाँ मैंने देखा, तेलुगु में देखा मैंने, तो वहाँ पर मामा के साथ शादी करते। मैं हैरान हो गई, मामा के साथ कैसे शादी? मैंने कहानी भी लिखी है, मामा के साथ मैं हैरान हो रही थी। वो कहते नहीं, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है। तो अपने विस्तृत साहित्य संसार के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। साहित्य संसार शुरुआत तो मैंने कहा मैंने हैदराबाद से की है। मैंने साहित्य लिखना तो शुरू किया, फिर मैं रुकी नहीं। देखिए पहले मैंने कहानियां लिखी कुछ, जैसे खून के रेशे लिखी, दूसरी कैक्टस लिखी, वो इसमें आई थी नई कहानियां में। परछाइयाँ लिखी, वो आपके ज्ञानोदय, अब आजकल नया होता, अब ज्ञानोदय था पुराना। तो इस तरह से चलती रही मैं उसमें नहीं। फिर पहला उपन्यास मैंने लिखा, लिखा तो मैंने हैदराबाद में ही, वो स्त्री को लेकर, स्त्री के द्वंद्व, उसकी स्थिति, उसकी आकांक्षाएं, अर्थांतर नाम से वो मैंने लिखा वहां पर। अब वो छपा वो दिल्ली में। खाली एक पुस्तक मेरी छपी है, हैदराबाद में छपने की सुविधाएं नहीं थी। पत्रिका थी बड़ी, फिर वो बाद में वो भी बंद हो गई थी, कल्पना भी। तो वहाँ एक थी हमारे एक पुरानी पहचान की, वो प्रेस में थी, हिंदी प्रचार सभा, आप तो मालूम होगा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। वो बोली तुम इतनी कहानियां लिखती हो, क्यों छपाओ? मैंने कहा मैं कैसे करूँ? बोले मैं मदद करूंगा। मानिक लाल जी नाम थे, अब तो गुजर गए, उनके जमाना हो गया। तो उन्होंने अपने प्रयास से कर, बाकी बात तो मैंने किया। तो सलाखों के पीछे मेरी पहली कहानी, पहला कहानी संग्रह है, जो हैदराबाद से छपा। अब प्रकाशक था नहीं तो क्या करेंगे, बोला अपना प्रकाशन। तो मैंने स्वाति प्रकाशन नाम से अपना प्रकाशन खोला, उसमें खाली वही किताब छपी, बाकी नहीं। मैं, मेरे पति बोले ये किताबों का भंडार तुम लाई, उसको क्या करेंगे? इसका तो प्रसार भी होना चाहिए ना। तो बड़ी हंसी आ रही मुझे, ढेर थे किताबों के। तो उस वक्त क्या पता नहीं 6-7 रुपए कॉस्ट होगा उसका, ये 1975-76 की बात। किताबों के मूल्य भी बहुत कम था। तो बाद में खैर मेरे पति ने बड़ी मदद की उसमें। उन्होंने क्या किया, ये आपका दिल्ली में ना जो परचेज करते हैं, तो उसमें वो काफी किताबें बिक गई, और बाकी मैंने अपने दोस्तों को दे दी। 6-7 रुपए, पता नहीं कितनी कीमत थी उसकी। तो ये कब पहला था। फिर मैं जब दिल्ली आई, अर्थांतर मैंने वहीं पर लिखा था। और फिर दूसरा उपन्यास भी लिखा मैंने, अंतिम साक्षी, वो काफी प्रसिद्ध हुआ वो उपन्यास। उसके बारे में मैंने इनको अमृता जी को पहले भी आपके राय बताई। अमृता सिंह बड़ा दूर तो थे, देखा नहीं था मैं उनको, पर बहुत अप्रिशिएट करते थे वो। मुझे याद है उन्होंने एक बार कहा तुम हैदराबाद पर फीचर लिखो। मैंने कहा हैदराबाद पर, आप अगर मैं कश्मीर पर लिखूं? वो बोले तुम क्या कश्मीर से हो? मैंने कहा जी हाँ। तो मैंने कश्मीर फीचर लिखा, बहुत पसंद आया। उन्होंने, उन दिनों फोन का ज्यादा नहीं था रिवाज, 70s की बात है। तो उन्होंने मुझे टेलीग्राम भेजा, उन्होंने आज उतार संभाल के रखा, कॉन्ग्रेचुलेशन। इतना बड़ा राइटर जब एक नए राइटर को देता है थोड़ा सा, बहुत अच्छा लगता है। आप जब उपलब्धि उनकी बात करते हैं, मैं कहती हूँ मेरी उपलब्धि वो है। एक उपलब्धि है कल्पना छपना, कल्पना में। दूसरी उपलब्धि है अमृत राय का पत्र, उस उम्र में। काफी लोगों ने, दूधनाथ सिंह थे, वो भी गुजर गए, उन्होंने बड़े अच्छे पत्र लिखे थे अनोइंगली। देखिए एक, जब संसार, साहित्य संसार में हम प्रवेश करते हैं, थोड़ी जगह पा लेते हैं, तो फिर आपके मित्र बनते, शत्रु मित्र दोनों बन जाते हैं। तो वहां पर अगर कोई अप्रिशिएट करता है, पसंद करता है, तो थोड़ा मुझे लगता है उसमें फर्क आता है, असर आता है, मैत्री का असर आता है, या कुछ आता है। तो वहां ऐसा कुछ नहीं था, दूर दूर के लोग। तो ये इससे मुझे बल मिला। फिर जब मैं दिल्ली आई, 13 साल हम रहे हैदराबाद में, बहुत बड़ा समय होता है वो, काफी लिखा भी उसमें। तो दिल्ली आकर मैंने फिर अर्थांतर का प्रकाशन करवाया, प्रभात प्रकाशन से पहला हुआ उसको। तब से अर्थांतर में पता नहीं कितने प्रकाशक भी बदल गए, कितने सही ये भी आ गए, संस्करण भी। और अंतिम साक्ष्य भी पहले प्रभात से, फिर कई जगह से आया। अभी लेटेस्ट वो आया है अमन प्रकाशन कानपुर से। बीच में हिंद पॉकेट बुक से भी आया था काफी, उसकी डिमांड भी रही। अंतिम साक्ष्य दूसरा आया, दूसरा अंतिम साक्ष्य, वो भी मैंने इनसे ही अमन प्रकाशन से छपवाया अभी। तो इसके बारे में जरूर कहूँगी। जब ये दिल्ली आई तो दिल्ली में दूसरा माहौल था। हैदराबाद में हमने जरूर, हमारे कुछ मित्र भी थे, हमने एक लेखक संघ की स्थापना की थी वहाँ,
हिंदी की। हिंदी वहाँ थी पर बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं था। ये कल्पना पत्रिका थी और भी कुछ सरकारी पत्रिकाएँ थी, पर जैसे कि आप जानते हैं भाषा तो वहाँ तेलुगु थी। तो मुझे लग रहा था कि मैं जब कश्मीर से हूँ, क्यों ना हिंदी का मेरे हिंदी के प्रति मेरा बहुत भाव रहा है, पहले से ही। कश्मीर में भी तो रहा, कश्मीर में भी हिंदी नहीं थी तब ज़्यादा। स्कूलों में पढ़ाते थे थोड़ी बहुत जो लड़कियों को, बाकी लड़के तो हिंदी पढ़ते ही नहीं थे। तो वहाँ पे मैंने हिंदी के एक लेखक संघ की स्थापना की, हमारे और भी मित्र थे साथ, तो वहाँ पर नियमित गोष्ठियाँ होती थी। मुझे याद है कुछ साल, अब यहाँ तो मैं हरियाणवी हूँ भाई, 25 साल हो गए मुझे यहाँ जिंदगी के। कश्मीर में इतना समय नहीं जी, गुजारा, वहाँ पे 25 साल, यहाँ 32 जी, साल। तो वहाँ पर वो एक मित्र थे, मुनींद्र नाम था उनका, वो भी गुजर गया। उन्होंने कहा चंद्रकांत साहब तुमने जो शुरू किया था यहाँ लेखक संघ, आज भी उसमें गोष्ठियाँ हो रही, बड़ा अच्छा लगा सुनकर। तो खैर मैं जी, जहाँ गई वहाँ मैंने थोड़ा हिंदी के लिए, मुझे अच्छा लगता था, मुझे लगता है मेरी भाषा है, राष्ट्रभाषा है। मैं कहती भी हूँ, कहती हूँ कश्मीरी अगर मेरी माँ है, हिंदी मेरी नानी है। और नानी से मैंने बहुत कहानियाँ सुनी, और माँ तो बेचारी बीमार थी, नानी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। तो खैर फिर आ गया बाद में लिखने का जब सिलसिला चला, तो बाद में मैंने एक और उपन्यास लिखा, बाकी सब खैरियत है, वो नेशनल से छिपा। वो इस पर था जैसे धीरे धीरे समय अर्थ केंद्रित होता गया, पहले रिश्तों में भी अंतर आ गया। वो ऐसे दो परिवारों की कहानी, एक देश में एक विदेश में। तो किस तरह एक बहू है, दो बहुएं हैं। एक बहू है जो पूरी बेचारी त्याग तपस्या करती है, सास ससुर की सेवा करती है, उसके कुछ हैं मूल्य हैं उसके पास। और एक बाहर है, वो तो उनके पास धन है, वो पैसे भेजते हैं, तो हमारी जो बड़े लोग हैं वो खुश होते हैं पैसे से। वहाँ पर सेवा का मूल्य कम होता जा रहा है, ये मैंने बहुत गहराई से महसूस किया, और इससे मुझे बड़ी तकलीफ भी होती थी। एक बहू जो अपना उसको शौक था, संगीत का शौक था, वो सब छोड़ के बोला नहीं, बीमार सास ससुर उनकी सेवा करते थे। पर वो खुश थे ज़्यादा से जब दूसरा बेटा पैसे भेजता था खूब सारा, वो लगभग वो ज़्यादा ख्याल रखता है। तो ये अंतर देखिए ये उपन्यास आया था 83-84 में। तब से आज तक क्या अंतर आया है इसमें? आज भी तो आज केंद्र समाज है ही, मूल वही है ना, जो संपन्न है तो वही वही जी, सुखी, जी, जो जी, बाकी है वो करे चलो ठीक है, ये करती है करती रहेगी। तो उस वक्त मैंने ये महसूस किया था, बाकी सब खैरियत है, तब कोई खैरियत नहीं होती उसमें वैसे। उसके बाद में जब दिल्ली आई वहाँ से, हाँ दिल्ली आई थी, तो दिल्ली हम आए कोई 80s में ही आए, तभी तो प्रकाशन वगैरह वहीं से शुरू हुआ। तो एक मनोहर श्याम जोशी थे, आप जानते होंगे नाम उनका। तो मैं यहाँ साप्ताहिक हिंदुस्तान में भी छपती थी, वो बोले देखो तुम लिखती हो, ये सब ठीक है, स्त्री प्रश्न लिखते हो, वो लिखते हो, ये लिखते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कुछ लिखे। आज भी मुझे याद है, वो तो गुजर गए अब सारे। ऐसा क्यों नहीं लिखते हो जो दूसरा ना लिख सके। मैंने कहा अरे ऐसा क्या है, कोई भी लेकर उसके हाथ में कलम है, प्रतिभा है, कुछ भी लिख सकते हैं। बोलते नहीं, ऐसा नहीं है, तुम क्यों नहीं लिखती, जो कल्चर तुमने देखा कश्मीर में वो क्यों नहीं। कश्मीर में बहुत लिखा गया, आपको मालूम होगा, भीष्म साहनी ने लिखा, मोहन राकेश ने लिखा, यशपाल ने भी कुछ कहानियाँ लिखी, और उपेंद्र नाथ अश्क ने बहुत लिखा है। तो बोले वो बाहर ही वो सरसरी नज़र से देखा। आप जानते हो लोक संस्कृति की बात नहीं है, कम से कम हिंदू की एक बड़ी पुष्ट संस्कृति है, वो आप जानते हैं नहीं जानते। तो फिर मैंने सोचा, पहले सोचा क्या वही जीवन की खटरा सुख दुख वो सभी जगह होते हैं। बोले नहीं, उस लोक संस्कृति में तुम जाओ। तो मैंने ऐसे बहुत किया है। अभी वो क्या है वहाँ पर, मैंने फिर ऐलान गली जिंदा है, अब तो वो मर गई इसलिए वो नहीं है, वो हालत खराब हो गई। जी, जी, मैं उड़ीसा में भी मैंने लोक संस्कृति में बहुत 6 साल रही। देखिए कुछ चीज़ें अनुभव, कुछ अध्ययन से भी आती हैं, अध्ययन मनन से। नहीं तो उड़ीसा की तो मैं हूँ नहीं। और आप ये आपको मैं कहती हूँ, श्रीलाल शुक्ल आप जानते हैं उनको नाम, तो वो भी नहीं रहे। वो जब पहली बार मुझे मिले, दिल्ली में मिले थे, वो बोले उनको पसंद आया था, बहुत पसंद आया था अपने अपने कोनार। वो बोले उसको आपकी ये हरियाणा से अकेडमी ने उसको सम्मानित भी किया था। वो बोले तुम उड़ीसा की हो, वो मुझे नहीं जानते थे। मैंने कहा नहीं, आपने कैसे कहा ये उड़ीसा की हूँ, तुमने तो अपने अपने कोनार लिखा ना। मैंने कहा वो तो कोई भी लिख सकता नहीं, वो तो उनको उड़िया वाला लिखेगा। मैंने कहा नहीं भाई, कश्मीर के। तो वो हैरान हो गया, अच्छा, क्योंकि मैं कहने जी, का जी, मतलब ये नहीं कि जहाँ आप पैदा हुए वहीं की बात आप लिखेंगे, हुँ, जिस हुँ, चीज को आप करेंगे। मैंने हैदराबाद में लिखी बहुत अच्छी कहानी, अकेली चार मीनार लिखी है मैंने, वेंकैया वो एक थे, किस्सा नारायण राव का। तो मुझे लगा उसमें घुस गई मैं पूरी तरह से। तो कोई कहेगा ना कि ये तेलुगु वाली नहीं है। पंजाब पर मैंने बहुत लिखी, हरियाणा पर मैंने लिखी है, किथे जाना पुत्र पंजाब पर है वो कहानी, वो बहुत प्रसिद्ध है, उस पर
फिल्म भी बनी थी छोटी सी। तो ऐसा नहीं, अब यहाँ 30 साल से हूँ तो यहाँ के बारे में लिखती हूँ। है तो संस्कृति एक ही, थोड़ी सी लोक रंग अलग है। उपन्यास मेरे 8वां अभी प्रेस में है, वो भी इस कोविड की वजह से वो साल भर रुका है, राजकमल के पास है। उसका ना कथा सदी सर मैंने बाद में लिखा, जब हम उड़ीसा से वापस आए, जब कश्मीर का निष्कासन हुआ। पंडितों आप तो जानते हैं, 1990 में बहुत बड़ा 3 लाख कश्मीरी, 1 लाख 2 लाख तो निकल गए, कुछ तो मारे गए, कुछ रह गए वहाँ पर बहुत बड़ा था वो। मैं कथा सती सर नहीं लिखती, क्योंकि आलम के लिए लिखा था, अब क्या लिखना था। पर वो बहुत बड़ा उपन्यास है, वो पौराणिक काल की पृष्ठभूमि है उसमें। मुझे लगा कि एक आप स्वर्ग वर्ग बोलते हैं, उसको समझिए, स्वर्ग से नरक क्यों बन गया वो, तो उसके कारणों में वो सोशो पोलिटिकल उपन्यास आप उसको कह सकते हैं। बड़ा उपन्यास है वो, 800 का था, पर प्रकाशक बेचारा बोला भैया इतना बड़ा उपन्यास क्या करें, इसको छोटा करो। जी, जी, जी। बीच में जो बात आई कश्मीर की, तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं और बहुत सारा ऐसा सच भी है जो छुपा हुआ है। पर आपने उन परिस्थितियों को देखा है, समझा है, जाना है। तो अगर कश्मीर की बात हम करें, चाहे वो मतलब अगर मैं बात करूँ 1947 की, उस समय तो ख़ैर आप बच्ची थी। लेकिन अगर हम बात करें 1990 की, तो 1990 की जो स्थितियाँ थी, वो आपने भोगी भी हैं, आपने उनको देखा है, समझा है और अपने लेखन में लिखा भी है उसको। थोड़ी-सी जानकारी उसके बारे में हमारे दर्शकों को ज़रूर दीजिए क्यों। कल्हन पंडित ने जिस कश्मीर को कभी धरती का स्वर्ग कहा था, वह आज आतंकवाद का गढ़ बना रक्त सनी रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। हमारे आसपास ही स्वर्ग से नरक बने प्रदेश के प्रकट अप्रकट कारण मौजूद हैं, वो थे, वो घटनाएं जिन्हें हम रोक सकते थे, हमने नहीं रोकी। सब बहुत सी घटनाएं हैं, अब की कहाँ से शुरू करूं मैं। ये जब कबाली वबाली चले गए, वो सब कश्मीर में शेख अब्दुल्ला वगैरह आ गए, जब कश्मीर का भारत के साथ विलय हो गया, तब हुआ था। एक्सेशन बोलते थे उसको, एक्सेशन। तो उस वक्त पहले महाराजा का राज था, ये सब तो आप पीठ का है, आप जानते हैं। कश्मीर में आप तो जानते हैं, जहाँ जहाँ भारत में राजाओं का राज था, जैसे हैदराबाद में था, जूनागढ़ में था, कश्मीर में था। हैदराबाद तो उन्होंने जीत लिया था, कैसे पटेल की मेहरबानी है वो, नहीं तो वो भी जाता। और जूनागढ़ भी जीता था। पटेल के इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी उन 2 जगहों में। और कश्मीर में दुर्भाग्यपूर्ण नेहरू जी ने ज़्यादा दखल दिया, उनको लगता था मेरी भूमि है पूर्वजों की। बहर हुआ जो भी हुआ, तो उस वक़्त शेख अब्दुल्ला वगैरह का दिया उन्होंने साथ, तो एक्सेशन कर लिया उन्होंने भारत के साथ। उन्होंने थोड़ी-सी गलती की, जो छोटी-सी गलती बड़ी भूल साबित हुई। वो ये था, एक्सेशन तो हो गया, महाराजा ने भी दस्तखत शेख ने किया कि हम भारत के साथ विलय कर रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं थी। अब उन्होंने एक बात की, अच्छा जब सब सामान्य होगा, सब थोड़ा सा तनाव तो था ही बीच में, तब आप करेंगे प्लेबिसाइड। ये सत्यानाश हो गई, इस शब्द सत्यानाश किया कश्मीर का। अब क्या हुआ, कोई ये नहीं मानता विलय हुआ, अब कहते आपने कहा था प्लेबिसाइड होगा, अब करो। अब कैसे करेंगे आप प्लेबिसाइड, आप मुझे बताइए। कश्मीर तो वो नहीं, काफी हिस्सा तो पाकिस्तान को चला गया, मुजफ्फराबाद, उरी, उसके बाद का वो पूरा हिस्सा तो गया है वहां पर। मुजफ्फराबाद में रही हूँ मैं कुछ समय, वो हिस्सा गया, वहां से काफी झकझोरे। आप तो पता होगा कश्मीर पे विस्तार में जाऊंगी मैं नहीं, आपको कथा सीधी से पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, अगर आप जानना चाहें। जी, जी। अच्छा, बाकी उधर से अब लद्दाख, पहले तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये तीनों एक साथ माने जाते थे। तो लद्दाख में भी काफी अक्साई चिन्ह वगैरह, वो लंबी बात है। मेरा कहने का मतलब काफी हिस्सा जम्मू साइड भी, वहां से मीरपुर कोटली वगैरह वो सब भी गया। अब कहाँ करेंगे आप एक्सेशन, एक्सेशन तब पहले साइड तब करते जब पूरा जम्मू कश्मीर एक होता। अब आधे उधर गए, आधे इधर गए, कश्मीर और वो चाहते कश्मीर वादी में करो, खाली वादी में कैसे रहेगा, वहाँ तो 3 प्रतिशत हिंदू है, कैसे होगा, वो होगा ना। अब यही बहस चल रहा है, आप जानते हैं दिन ब दिन कैसा बढ़ता जाता है। वो तो ऊपर से पाकिस्तान की रणनीति है। देखिए, जब पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर नहीं मांगा था। जिन्ना को किसी उसने कहा वो तो मेरी जेब में है, कभी भी कोर्ट की जेब में। अब वो न जिन्ना रहे न बेचारे उनका कोर्ट रहा, तो पर कश्मीर का सत्यानाश तो हो ही गया। आज भी आप जानते हैं कश्मीर का क्या हाल है, तो मैं उसमें नहीं जाऊंगी। अभी आतंकवाद चल रहा है, निष्कासन हो गया, 30-31 साल हो गए, मार मूर के किस बुरी तरह से, वो मैंने लिखा है इसमें, किस बुरी तरह से, अब कहना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे मन में अभी भी वो भेदभाव नहीं है, पर हो गया। पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, कोई शक नहीं, पर उन्होंने लोकल लोगों का भी दिमाग खराब कर दिया।
धर्म के नाम पर। ये बिल्कुल हम कहते हैं आर्थिक आर्थिक मैं नहीं मानती, पूरा सांप्रदायिक था कारण। नहीं तो क्यों गए बताइए, क्या किया? मार काट के हिस्से में मैं बोलना नहीं चाहती। कश्मीर हमारे काफी रिश्तेदार, आप कहते थे ना, काफी रिश्तेदार, नजदीकी रिश्तेदार थे। इतना खराब लगता सुनकर भी, देखकर सब कुछ देखता नहीं है आदमी। हमारे काफी नाते रिश्तेदार मारे गए। ये एक सौभाग्य की बात थी क्योंकि नौकरी हमें नहीं मिली कश्मीर में, इसलिए हम उन दिनों ये भुवनेश्वर से यही आए थे हम, हरियाणा में आए थे हम। 90 में हरियाणा में थी, मैं गुड़गांव में थी। पर हमारे रिश्तेदार थे, नाते। हमारी माता जी पिता सास ससुर जी, माँ तो गुजर गई थी, सास ससुर वो बेचारे भी एक अटैची लेके निकले तो उनका पूरा घर पीछे से सब कुछ खत्म ही हो गया। ऐसा नहीं है, हम बच गए, जान बच गई, ये बड़ी बात थी। बाकी सब जो था फूकों का आप जानते हैं ना, सदियों से आदमी रहता है तो काफी कुछ बटोरा वगैरह भी होता है। खैर उसका दुख नहीं, दुख ये है कि आपका पूरा जो कहीं कितना अन्याय लोकतंत्र में, एक स्वतंत्र गणतंत्र में आप निष्कासित होते हैं। अभी तो पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान जो भी किया, पर अभी होना नहीं चाहिए, आपको उस वक्त देखना चाहिए था। आप ये मानिए मेरी बात, कितनी भी सरकारें आई, तब से तो बहुत सरकारें आई ना, 90 से कितना 31 काफी बदले, वो ये वो जो नाम नहीं लूंगी, किसने क्या किया। अब इसमें कोई शक नहीं, जो मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई, आपका ध्यान गया अब कश्मीर पर, पहले कितना गया था। हमेशा आपने तूल दे, जो उन्होंने मांगा दे दो। हमें 3 निशान चाहिए, अलग निशान चाहिए, अलग संविधान चाहिए उनको, अलग झंडा चाहिए। कैसे हो प्राइम मिनिस्टर, पहले तो प्रधानमंत्री हुआ करता था कश्मीर में, खैर बाद में वो कर दिया उन्होंने। अब वो ये सब था, जो भी था, अब तो चीफ मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री नहीं था। इस पर भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आप तो जानते हैं, उन्होंने इसमें दखल। कश्मीर परमिट था, कश्मीर से आप आ जाते थे बाहर पठानकोट से, तो आपको परमिट लेना पड़ता था कश्मीर जाने के लिए। इसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी जान दी। वो भी बहुत, उसका भी मैंने लिखा कथा सिद्धि में, और उनका किस तरह अंत हुआ तो मैं याद भी नहीं करना चाहती। ठीक है, बाद में उनको बड़ा सम्मान से विदा कर दिया, पर जहाँ हमारी एक पहचान की लड़की थी, दुलारी नाम उसका, उसको रखा वहां पर ऐसे एक कमरे में बंद करके रखा, बस इलाज नहीं, कुछ नहीं। हाँ कुछ सैरिडोन पैराडोन थोड़ा बहुत दे दिया, अगर सिर दर्द होता तो कर दें। वो बीमार थे, बुखार, वो कहती थी कि देखो मैं कुछ नहीं कर पाती, मैं इनको सिर दबाती हूँ, वो करती हूँ, पानी देती हूँ, क्या करूँ, गर्म पानी बाम मलती हूँ मैं। वो कहते मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे चाहिए दवाई चाहिए अभी। नहीं, जब तो गुजर गई बेचारी, बाद में शॉल वाल उड़ा दी, वो तो जानते हैं अब तरीका क्या होता है। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें, परमिट खत्म करने में, नहीं तो हमें परमिट लेना पड़ता था। कश्मीर ये विलय होने के बाद भी ये भेदभाव था, और ये उन सरकारों का काम है जिन्होंने ये किया। मैं क्या कहूँ, कांग्रेस कहूँ, वो कहूँ, मुझे ठीक नहीं लगता वो कहना, पर कहा अच्छा ठीक है, ये तुम्हें चाहिए तो ले लो, कोई बात नहीं, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। जो रणनीति थी वो बहुत गलत थी, पैसिफाई किया उनको। ये पैसिफाई नहीं करना, पहले ही आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। मैं मानती हूँ गलती हो गई है उनसे। अब आजकल तो लोग बहुत विरोध में बोलते हैं नेहरू के, मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ गलती है, पर बहुत बड़ी गलती है। जब देखिए शासन तंत्र में आप, उसमें आपको बहुत सोच समझ कर काम करना पड़ता है। ये मेरा वतन है, वो नहीं, अब मेरा मेरा कौन सा वतन रह गया, पूरा राष्ट्र आपका है। और खासकर आप प्रधानमंत्री होते, राष्ट्र के जो बड़े प्रधानमंत्री होते, उनको तो सोचना ही है। खैर जो हुआ वो मैं नहीं जानती, सब जानते हैं क्या हुआ, दुर्गति तो हो गई। अब ये है, अब आप संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने धारा 370 हटाई, आप तो धारा 370 के बारे में जानते हैं, वो बहुत बड़ा भेदभाव हुआ उससे। अब कश्मीर में जो पैदा हुई लड़की, अगर वो किसी भारतीय से शादी करती है, जैसे पद्मा सचदेव है, जम्मू की है, उसने सरदार से शादी की दूसरे इसमें, उसका हक नहीं है आप अपनी जमीन पर, वो नहीं, वहाँ घर नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये क्यों भेदभाव? अगर कश्मीरी, अब फिर आ गई धर्म की बात है, वो लड़की करे किसी के साथ भी तो उसका हक है, पर हिंदू का हक नहीं। ये भेद, बहुत सारी बातें इसमें, एक बात कह रही हूँ, अलगाव, ये बहुत अलगाववादी नीति थी जिसने धीरे धीरे कश्मीर को भारत से दूर कर दिया। बाद में अंदर के शासकों की भी रीतियां, नेहरू, ये शेख साहब ने से अच्छा काम किया। अब साहब इसलिए बोलूंगी क्योंकि 47 में जो हुआ था वो कबायली आक्रमण, उसमें उसने हिंदुओं को बचाया। उस वक्त कोई बात, बिल्कुल इसके जो मेन सिटी है ना, सिटी के पास आए थे, एक तरफ एयरपोर्ट के पास, दूसरी तरफ दूसरी सीमा बमबारी होती थी, वो सब होता था।
वो लोग कव्वाली जो थे वो जंगली थे, बहुत बेवकूफ भी थे। उनको किसी ने उनको बहकाया था, अरे यहाँ सोना है वो है, और फिर औरतों के चक्कर में वो सब मारा मारी बलात्कार वो सब तो बहुत कुछ हुआ था। रजौरी, पुंछ, मुजफ्फराबाद में उस पर भी मैंने कहानियाँ लिखी, बहुत सफ़ेद कब्रिस्तान एक कहानी लिखी है। बहुत मैं रजौरी में रही, बहुत दुख होता था। वहाँ पर भी मैं थी, मेरे ससुर जी वहाँ थे, वो भी एजुकेशन में थे। तो ये जब आप कहते हैं ना देखना महसूस करना, तो बहुत होता तकलीफ होती है इन चीज़ों। वहाँ वो उन्होंने मुझे कुआं दिखाया। जब कबायली आ गए उन्होंने क्या किया, तहसीलदार का एक बहुत बड़ा था वो प्रांगण जैसा, सबको मार दो, सोचे क्या कितनी गोलियां खत्म करेंगे, लाइन में खड़ा कर दिया, उनको गोलियों से भून दिया। औरतों को बेहुरमती की, जो करना था उनको। कहते काफी औरतों ने, एक बहुत बड़ा है वहाँ ताल सा बना है, उसमें वो कूदी बेचारी जान बचाने के लिए। बहुत ही दुर्दशा हुई। काफी लोग रातों रात बच्चों को लेकर निकले। एक एक थी हमारी पहचान की थी वो, तो वो बोली मैं क्या करती, छोटे बच्चे दूध पीता था बच्चा, और उसको रोए नहीं, उसका मुंह बांध दिया, शोर न मचाए, क्योंकि बाकी लोग भी थे, कवालियों को आवाज में दी उनको, वो मार देते उनको। तो बहुत कष्ट हुआ लोगों को, बहुत तकलीफ है। कैसे वो तो बच गए थे बेचारे, पर काफी लोग मारे भी गए। एक का बेचारे का गला घोंट दिया, उनके कहा तुम ये चलाएगी तो हम सब मारे जाएंगे, इसका गला घोंट दो, तो बच्चे का गला घोंट दिया। तो कितना निर्मम हो जाता है और कितना अत्याचार होता है, मनुष्यता तो रहती ही नहीं। खैर वो सब छोड़ी, बहुत दुखद है, मैं याद भी नहीं करना चाहती, तो जो है सो है। तो किसी ने मुझे कहा तुमने कथा सती सर का अंत ये दुखद क्यों, मैंने कहा भैया उस वक्त दुखी दुख मैं कहाँ से लाऊं, सुख कहाँ से लाऊं, मारा मारी बलात्कार वो ये, और बताना ये नहीं कि देखिए हिंदू मुसलमान दोनों मारे गए ना। चलो ये तो आप जानते हैं आतंकवाद जो है, मैं हमेशा कहती हूँ दो धारी तलवार है, जो उठाता है और जिसकी तरफ उठाता है दोनों को नुकसान पहुंचाता है। उनको भी हुआ, पर ज्यादा देश निकाला किसको मिला। अगर कुछ मुस्लिम भाई भी हमारे निकले, वो इसलिए क्योंकि वो हिंदू का साथ देते थे, जिसने दिया वो मारा गया, जिसने नहीं दिया वो रह गया। जी, जी, बिल्कुल। और एक ये कह सकते हैं हम संक्षेप में अगर हम बात करें, चाहे उसके लिए ज़िम्मेदार कोई भी रहा हो, अ, पर एक जो मतलब असली जो बात है, कि वो भारतीय इतिहास का काला अध्याय है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता, कोई मना नहीं कर सकता है। ख़ैर आपकी बात सही है, तो साहित्य की ही बात करते हैं, साहित्य पर लौटते हैं। और अभी इसी दौरान आपके चर्चा में बात आई थी हरियाणा की, आपने हरियाणा के ऊपर लिखा है, तो मैं बतौर हरियाणवी भी मैं जानना चाहूँगा कि हरियाणा के ऊपर मैडम चंद्रकांता ने क्या-क्या लिखा है? क्या क्या कभी कभी लिखना भी है। मेरे एक सपने में गुलाब, वो पढ़िए जरूर, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, वो मैंने लिखी है। जी। वो मेरे यहाँ अनुभव है, कटु अनुभव नहीं, अच्छा भी है क्योंकि अंत उसका अच्छा है। क्योंकि देखिए ये मैंने कहा ना आपको, कहीं भी कश्मीर हो, पंजाब हो, उड़ीसा हो या हरियाणा हो, रीति नीतियां तो हमारी एक जैसी हैं, मनुष्य तो सभी एक जैसे। आतंकों को छोड़ दीजिए बीच में, वो जाने दीजिए, पर हमारा स्वभाव, हमारा लालच, हमारा घूसखोरी वो सब तो है। अब आज ही देखिए आप, इस कोरोना में क्या हाल है, कैसे बेचारे लाशों का व्यापार हो रहा है, ये बताइए, ये तो हर जगह है। आपकी कोई कविता सुना दीजिए हमें। पात पात झरने लगी मलया नीलमंद, हियरा बौराने लगे सुधियों के छंद। अलसाई मल्य लगी गुलमोहर के अंग, पुलक उठा गात छलक छुई मुई गंध। किलक उठी सोन चिरी, किलक उठी सोन चिरी, नभ में निर्द्वंद, हियरा बौराने लगे सुधियों के छंद। तो चंद्रकांता जी, कोई ऐसी उपलब्धि आपके साहित्यिक जीवन से जो आपको आह्लादित करती हो, आनंदित करती हो, हमेशा याद रहती हो? उपलब्धि, देखिए एक उपलब्धि मेरी कथा सती सर है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो जिसका दुख नहीं कहा गया उसको मैंने कह दिया। एक तरह से मैंने एक ऋण चुकाया है, जो मुझे लगता है मानवता के प्रति। ये खाली कश्मीरी नहीं है, पूरे विश्व में ये जो निष्कासन हो रहा है उनका दुख मैंने देखा। अगर आप इसे उपलब्धि माने तो मान लीजिए। मैं तो अमृत राय का पत्र भी उपलब्धि मानती हूँ, एक नए लेखक को प्रोत्साहन देती, वो भी उसकी उपलब्धि है। जैनेन्द्र जी ने एक यह गोष्ठी हुई थी, मेरा अंतिम साक्ष्य उपन्यास है, उस पर बहुत अच्छा बोला। अब मैं जो उनने बोला वो क्या कहूँ, आप हंसेंगे इस पर। मैं पहले उनको पुस्तक देने गई, जैनेन्द्र जी के, दिल्ली में थी उन दिनों में। तो वो अर्थांतर अंतिम साक्ष्य दोनों दिए। वो बोले, आपकी उनके शब्द हैं, मेरे पति भी थे और मृदुला घर मेरे साथ थी। वो बोले अर्थांतर तो मुझे समझ में नहीं आया, देखिए बड़े लेखक के समझ में नहीं आया, तो मैं समझ इनको पसंद नहीं आया। अंतिम साक्ष्य देखकर मुझे लगा मैं तुम्हें गले लगा, कितना अच्छा लगा मुझे।
तो मैंने भी कहा, मैंने कहा तो लगा थी क्यों नहीं? बोलते अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। अपने मजाकिया भी थे। तो खैर उनको, और उन्हें इतनी प्रेशर, मैंने कहा मैं तो, मुझे शर्म आई, मैंने कहा भाई मैं दिल्ली में नई आई हूँ अभी थी, पर आप ज्यादा प्रशंसा मत कीजिए। नरेंद्र कोहली, काफी लोग थे वहाँ, बोले चंद्रकांत इतनी तारीफ की उन्हें, मैंने कहा आप पढ़िए। तो कभी कभी ऐसे छोटी छोटी बातें, पर मैं छोटा नहीं समझ, एक बड़ा राइटर जब आपके बारे में, जो आपको जानता भी नहीं, पहली बार आप उनसे मिले, तो अच्छा लगता है। चंद्रकांता जी, कोई अनकही बात। अनकही बात की जिंदगी में बहुत कुछ अनकहा होता है। मुझे लगता है लेखन में थोड़ा संयम भी चाहिए, थोड़ा सा। देखिए हमने बहुत भोगा है, हमने अपनी धरती खोई है, जो भी कहिए, पूरा भारत हमारा, हम कहते हैं। पर आप मुझे एक बात बताइए, आपसे कोई पूछेगा आप कहाँ के हैं, आप बोले मैं भारतीय हूँ। ठीक है आप भारतीय, पर हैं कहाँ के? आपको बोलना पड़ेगा मैं हरियाणा का हूँ। अब हैं कहाँ के, जरूर खोद खोद कर पूछते। विदेश में मेरा बेटा रहता है, मेरा 2 बच्चे, बेटा और बेटी। बेटा विदेश में रहता है, उसने अमेरिकी से शादी की है। वो मुझे साफ कहता है, कहता भाई कश्मीर ने तुझे क्या दिया? क्या दिया? वहां से तो तुम निकाली गई, मेरा क्या है वहाँ? देखिए विद्रोह भी होता है बच्चों में, विद्रोह कहता हमारे देश ने हमें क्या दिया। मैं एक बात कहती हूँ, अब अच्छा ही बोलना चाहिए, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं पहली बार जब मैंने कश्मीर पर लिखा, जब मैं वहां से गई तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये मेरा कश्मीर नहीं। उसको किसी ने छापा नहीं, ऐसे मैं क्या कहूँगी, 25-20 साल पहले की बात है, ज्यादा ही शायद हुआ। तब मृणाल पांडे ने आकर मैंने उसको बोल, नहीं नहीं चंद कहते कुछ और दीजिए, कुछ और दीजिए कश्मीर को। तभी मैंने कहा जो गुस्से में भी मैंने लिखा है, गुस्सा मैंने ज्यादा दिखाया नहीं है। नहीं जी नहीं, क्यों? कश्मीर में 3 लाख कश्मीरी पड़े मारे गए इस बुरी हालत में, आप लिखना भी नहीं चाहते उनके बारे में। मेरा वो बहुत प्रसिद्ध, ये मेरा कश्मीर में वो बहुत प्रसिद्ध हो गया। बाद में मृणाल पांडे ने उसको, वो उन दिनों वहाँ पर थी शायद से हिंदुस्तान में, तो वो लिखना भी नहीं चाहते, जिक्र भी नहीं करना चाहते थे। कम से कम आज ऐसी स्थिति है जिसमें मैं खुश हूँ कि कश्मीर पर ध्यान दिया जा रहा है, उनकी समस्याएं हल होने जा रही है। उम्मीद तो हम करते हैं होंगी, समय लगेगा, मैं जानती हूँ समय लगेगा, पर शायद उम्मीद तो है। मुझे ये उम्मीद जी मुझे जी, एक बिल्कुल। जरूरत है। तो चंद्रकांता जी, आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, और हरियाणा साहित्य अकादमी का बहुत आभार। मैं मानती हूँ उन्होंने सम्मान दिया है मुझे, उसके लिए आभारी हूँ।